क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस लेसन के शुरुआत में एक रशीदा नाम की लड़की अखबार पढ़ रही है ऐसा हमें दिखाया गया है। और उसी समय उसकी नज़र अखबार में लिखी हुई सुर्खी पर पड़ती है। सुर्खी यानी हेडलाइंस। सुर्खी कुछ ऐसी थी: 100 साल पहले। वह मन ही मन सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। तो भाई, सवाल यह उठता है कि कैसे पता लगाया जाए कि 100 साल पहले क्या हुआ था। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या कोई अखबार भी पढ़ सकते हैं। पिछले साल क्या हुआ था, ये बात जानने के लिए जिस व्यक्ति को इस बात की स्मृति हो, हम उसे मिलकर ये बात जान सकते हैं। लेकिन बहुत वर्षों पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? और इसका जवाब है कि यह जानने के लिए हमें अतीत के बारे में जानना पड़ता है। तो चलो देखते हैं कि हम अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन सा नाटक देखा करते थे या कौन सा गीत गाते थे, इस बारे में हम बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जब हम अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो हमारे मन में ये भी प्रश्न आता है कि लोग उस समय कहाँ रहते होंगे। तो यह जानने के लिए हम चलते हैं मानचित्र 1 पर। कई लाख वर्षों पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। उनमें से कुछ लोग कुशल संग्राहक थे जो जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। वे अपने भोजन के लिए यही से जड़ों, फलों तथा अन्य उत्पादों का संग्रह भी करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार करते थे। अब हम यह जानेंगे कि किस क्षेत्र में अनाज और फसल उपजाना शुरू किया गया। मानचित्र में उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हमें दिखाई गई है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्षों पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ हुआ। इसके अलावा भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ किया गया। ये लोग गांवों में रहते थे। मानचित्र में हमें उत्तर पूर्व में स्थित गारो तथा मध्य भारत की पहाड़ियाँ दिखाई गई हैं। वहाँ सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था। अब हम यह जानेंगे कि आरंभिक नगर कहाँ बसे और कहाँ उनका विकास हुआ। मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ हमें दिखाई गई हैं। लगभग 4700 वर्षों पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले तथा गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से यानी कि आज के वर्तमान में बिहार नाम से जाने जाने वाला ये राज्य स्थापित हुआ। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अब सवाल ये आता है कि क्या उस समय लोग यात्राएं करते थे? तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी भी हुआ करती थी। लोग किस कारण यात्राएं किया करते थे? इनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो काम की तलाश में स्थलांतर करते थे।
बहुत कुछ ऐसे भी थे जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए यात्रा करते थे। व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में मूल्यवान वस्तु लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए भी जाया करते थे। इन यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब सवाल यह है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? जब हम मानचित्र को देखते हैं तो वह हमें पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा उन्होंने ये कर दिखाया। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यही बस गए। लोगों के इस आवागम ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अपने किताब में उपमहाद्वीप का उल्लेख किया गया है, तो हम मानचित्र एक जब देखते हैं तो वहाँ दक्षिण एशिया में आने वाले देशों का मानचित्र बताया गया है। इसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाया गया है। अब हम जानेंगे कि दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है।